नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोज़ाबाद से आज के फेसबुक लाइव में आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज की ये जो चर्चा है, वैसे तो हम लोग पिछले फेसबुक लाइव्स में कई किस्म के मसलों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो ये आज की चर्चा है ये बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे हिंदुस्तान देश का, हमारी चर्चा केवल भारत से ही संबंधित मुख्य तौर पर है, तो हिंदुस्तान देश का हर नागरिक इससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अफेक्टेड है। मैं चर्चा कर रहा हूं खाद्यान्न, खाने से संबंधित पदार्थों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता के विषय में। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो हमारा हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब स्थिति में था। सैकड़ों हजारों साल की गुलामी थी और उस गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने एक इस किस्म के चैलेंजेस थे। नमस्कार दीपक मांगो जी, नमस्कार मनोज अग्रवाल जी। इस किस्म के चैलेंजेस थे भारत के स्वतंत्र होने में कि उसको या तो आप इतिहास का, उस समय के का अध्ययन करिए, तब अंदाज हो सकता है। प्रथम चतुर्वेदी जी, पालागंज, चंद्रशेखर सर नमस्कार, जावेद उमर भाई आदाब, अंशुमान जी पालागंज, दलवीर तोमर जी नमस्कार। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो आपको उस समय के इतिहास के संबंधित कागजों को खंगालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चाहे इंटरनेट पर पढ़िए तो आपको यह अंदाज लगेगा। सुनील वशिष्ठ जी नमस्कार, कि जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो हमारे यहां खाद्यान्न की बड़ी भारी दिक्कत थी। जितनी भी जनसंख्या थी उसके लायक खाने का उत्पादन नहीं था। लेकिन हमारे लिए कि हमारे देश में एक दूरदृष्टि, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने मिलके, जैसा आप अगर 1947-48 के विषय में पढ़ेंगे तो विभिन्न विचारधारा के लोगों ने मिलकर सरकार में यह ठाना कि देश को आगे ले जाना है। तो खाद्यान्न पे भी सोचने की बात हुई और धीमे धीमे डेवलप होके ये होता है कि 1960 के दशक में, अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो 1945 में जब स्वतंत्र हुए तो लगभग 75% हिंदुस्तानी कृषि पे आधारित अपना जीवन यापन करता था। प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, सारी की सारी कृषि की निर्भरता मॉनसून पे यानी बारिश पर थी। और ऐसी स्थिति में जो इतने बड़े देश के लिए सोच शुरू होती है तो होते होते 1965 में एमएस स्वामीनाथन जी, जो जेनेटिक्स के विषय में आप बात करें, राकेश चौबे सर प्रणाम, धन्यवाद आप आए इसमें प्रोग्राम में। एमएस स्वामीनाथन सर जैसा एक विलक्षण प्रतिभा का विद्वान, वैज्ञानिक, उनके नेतृत्व में एक, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया, उसका काम शुरू हुआ। उन्नत बीज लिए गए। मैं ये आपसे क्या है कि मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग पहले खाद्यान्न की उपलब्धता की बात करेंगे, थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, किरण मिश्रा जी नमस्कार, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे और उसके बाद उस मुद्दे पे आएंगे जिससे हम आप एक एक आदमी अफेक्टेड है। तो सबसे पहले इस बैकग्राउंड में मैं ये बता रहा हूं कि ये जो एक दरकी हुई इमारत मिली थी, इसको नींव से बनाना था और ये बनाने में जो धीमे धीमे 1947 से शुरुआत हुई और 1965 में एक बड़ा कदम बढ़ा जब एमएस स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में, उन्होंने जेनेटिक्स के विद्वान थे, उन्होंने हाई यील्डिंग जो सीड्स थे उनको अधिक अच्छी पैदावार देने वाले बीजों को
शुरुआत की, पंजाब में एक्सपेरिमेंट हुआ, आगे आगे हुआ, और इस ग्रीन रेवोल्यूशन का परिणाम यह था कि 1960 में जहां 11 मिलियन टन गेहूं हो रहा था, वो 1990 में 55 मिलियन टन गेहूं हुआ। मैं अभी कोरोना पर आऊंगा और इस पीरियड पे भी आऊंगा, लेकिन इसकी चर्चा बेहतर तभी हो पाएगी जब हम इस बैकग्राउंड को समझ लेंगे। स्वतंत्र भारत होता है, कुछ नहीं है, अब हाई यील्डिंग सीड्स हो गए, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, मॉनसून पे निर्भरता काफी थी, कम हुई, नहरें बनी, नदियों को नहरों से जोड़ा गया, उनमें फिर और छोटे छोटे जो है वो बम्बे कहलाते हैं वो बने, और सिंचाई के लिए व्यवस्था बेहतर बेहतर हर एक एक दिन करके, एक एक इंच करके जैसे इमारत बनती है, वो इस देश के नीति निर्माणकर्ताओं ने बनाना शुरू किया। और उसी की वजह थी, डिटेल में अभी बात करूंगा, लेकिन उसी की वजह थी कि कोरोना काल में इतने बड़े संकट के बावजूद आज हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर था, और किसी को खाने की उपलब्धता की वजह से कमी नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग इशू है, उस पर अभी आते हैं। खाने में ये खाद्यान्न के अलावा आदित्य वशिष्ठ जी, बदलाव तब आपको समझ में आएगा जब आप 1947 से देखना शुरू करेंगे, और हर चीज में अगर हम नेगेटिविटी ही देखेंगे, किसानों की स्थिति में बहुत परिवर्तन होना है, अभी भी अच्छी नहीं है, आत्महत्याएं हो रही हैं, बहुत दुख की बात है, लेकिन ये इतने बड़े देश में धीमे धीमे करके बदलाव है, और जब और तेजी आ जाए तो वो निश्चित तौर पर खुशी की बात होगी। तो एक तो मैंने खाद्यान्न का कहा। दूसरी जो समस्या थी वो ये थी कि हमारे यहां, सुनील दीक्षित जी नमस्कार, हमारे यहां गाय कैटल तो था, लेकिन हाई यील्डिंग नहीं था, दूध की बहुत कमी थी। तो क्या होता है कि जो दूसरा कदम उठता है, जो एक इतिहास की कुछ तारीखें होती हैं, वो है 13 जनवरी 1970। 13 जनवरी 1970 को डॉक्टर कुरियन के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड चालू किया गया, जिससे कि कोऑपरेटिव सिस्टम पर आधारित दूध के उत्पादन और वितरण, जिससे कि सारे देश में सामंजस्य बने, वो शुरू किया गया। और होते होते ये हो गया कि आज विश्व में भारत दूध के सबसे बड़े उत्पादक देशों में है। हरेंद्र पाल जी नमस्कार। अब देखिए, ये बात ये है कि खाद्यान्न की मैंने आपसे एक ब्रीफ में बात की कि कैसे उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब दूसरी चीज पर हम लोग आते हैं, जो बात है इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्योंकि जब उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूशन, इस दोनों को हम आप अच्छी तरह से थोड़ा समझ लेंगे, तब उस असली मुद्दे पे गुणवत्ता, जिससे हमारा आपका सबका जीवन जुड़ा हुआ है, तब उस पर चर्चा करेंगे। तो इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ी कम से कम मुझको आसानी रहेगी। क्या है कि सारे राज्य जो हिंदुस्तान में हैं, वो राज्यों में मिलके अपने अपने यहां वो खाद्यान्न का प्रोक्योरमेंट करते हैं, अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है। सरकार में उसमें यह भी चेंज किया है कि अब मंडी में ही जाके बेचना आवश्यक नहीं है किसान के लिए, वैसे भी बेच सकता है। इसकी अच्छाइयां और बुराइयां अलग हैं। संजीव उपाध्याय जी नमस्कार। इसकी अच्छाइयां और बुराइयां अलग हैं, लेकिन असली बात यह है कि कई एजेंसी हैं जो कि किसानों के लिए या किसानों से ये सामान खाद्यान्न उनसे लेती हैं। इसको लेने के बाद वो सारे का सारा, जैसे दिग्विजय जी नमस्कार, जैसे चावल है वो हलिंग को जाता है, कुटाई को जाता है, धान, और धान से चावल बनता है, ये सारे का सारा इकट्ठा करके एक सेंट्रल पूल है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI को दे दिया जाता है। और उसके बाद FCI इसको अपने हिसाब से राज्यों की जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है। रघुवेंद्र प्रजापति जी नमस्कार। इसको FCI डिस्ट्रीब्यूट करती है। हर राज्य में FCI के गोदाम हैं, हर जिले में ब्लॉक लेवल तक राज्य सरकारों के गोदाम हैं। तो ये ऐसे चलता है। अब इसमें समस्या कहां है? समस्या आती है डिस्ट्रीब्यूशन। हम आप सब जानते हैं
कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें पहले राशन कार्ड से बंटता था, मैनुअल सब सिस्टम था, उसमें घोटाला था, उसमें घपला था, अभी भी है। जब 2013 में यूपीए की सरकार थी तो वो फूड सिक्योरिटी बिल लाए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ, कानून भोजन के खाने के अधिकार का कानून पास हुआ कि अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो सब कम से कम खाने को तो मिले। ऐसी खबरें आती हैं कि हमारे नागरिक भूखों मर जाते हैं, और जबकि एफसीआई के गोदाम में अनाज उपलब्ध है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ही सवाल था कि अनाज सड़ रहा है और आदमी भूखों मर रहा है। डायरेक्ट उनको जो है वो खाद्यान्न उन तक पहुंचे, इस चीज के लिए एक मैकेनिज्म सोचा गया। सरकार बदल के आई, उन्होंने खाद्यान्न से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर किया, बट हम राजनीतिक बात की चर्चा में नहीं है। इतना जरूर है कि जो फूड सिक्योरिटी बिल में, समीर जी नमस्कार, जो फूड सिक्योरिटी बिल में जिस हिसाब से सोचा गया था वो सफलता अभी मिल नहीं पाई है। संजीव यादव जी वेलकम। तो क्या है कि अब जो ये खाद्यान्न प्रोक्योर हो गया और इसको प्रोक्योर होने के बाद एफसीआई ने वापस दे दिया। अब वापस देने में क्या है कि जब ये गोदाम में गया, संजीव उपाध्याय जी नमस्कार, जो संजीव उपाध्याय जी आपकी जो समस्या है, तो यहां अपन राजनीतिक बात नहीं कर रहे हो। अमर शहीद मंगल पांडे जी को मेरा बिल्कुल सादर प्रणाम। अलग से पर्सनली बात करेंगे, जरूर प्रयास होना चाहिए। अमरनाथ शर्मा जी धन्यवाद। तो क्या है कि अब एक सरकार ने कहा कि ये जो राशन की दुकानें हैं ये कोटेदार गोदाम पर लेने नहीं आएगा, क्योंकि आता है जाता है, बीच में बेच देता है, मिलावट हो जाती है। नीरज वर्मा जी नमस्कार। तो सीधे सरकार डिलीवर करवाएगी कोटेदारों को। वो भी शुरू है, उसमें भी कई दिक्कतें हैं कि उनकी जो पैकिंग है, मान लीजिए 50 किलो की पैकिंग है और 40 किलो का किसी कोटेदार को, राशन के दुकानदार को देना है, तो वो खुलेगा और खुलते ही गड़बड़ शुरू होगी। तो एफसीआई को भी सोचना चाहिए कि 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो की भी पैकिंग शुरू करें। बहरहाल ये तो सुझाव है। अब क्या है कि सरकार ने ऐसा भी किया है। संजीव यादव जी धन्यवाद। सरकार ने, धीरेन्द्र नाथ जी वेलकम। सरकार ने ऐसा भी किया है कि जो अंत्योदय है उसमें फिक्स 35 किलो है, जिसमें पूरब में लोग चावल ज्यादा खाते हैं तो 20 किलो चावल और 15 किलो गेहूं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग गेहूं भी खाते हैं ज्यादा, चावल उतना नहीं खाते, तो यहां उससे पलट के 20 किलो गेहूं हो गया और 15 किलो चावल हो गया। बहरहाल जो असली बात है वो क्या है कि हम आप चाहे कितना भी कर लें, अगर हमारे सिस्टम में करप्शन है, हिपोक्रेसी की बात नहीं करनी है, करप्शन तो है। और उस करप्शन से क्या है कि चाहे आप अंगूठे का निशान लगवा लीजिए, वो ईएमओएस मशीन होती हैं उनसे करवा लीजिए, कहीं मशीन की बैटरी खराब मिलेगी। 4 लोगों ने मशीनें पूरे उत्तर प्रदेश में सप्लाई की हैं, कहीं मशीन की बैटरी खराब मिलेगी तो कहीं कुछ होगा। बहरहाल पहले दिन खबरें आती हैं कि उन्होंने राशन की दुकान वालों ने अंगूठे का निशान लगवा लिया और अगले दिन किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। ये सब समस्याएं हैं डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित, और सरकारों को इन पर सोचना पड़ेगा। ये समस्याएं जो हैं, इनकी वजह से जो जेन्युइनली जो नीतियां नहीं होगा, तो नीति बनाना जो है वो खाली बातें करने से चांद पे नहीं पहुंच सकते। उसके लिए प्रयास करना होगा, सुनियोजित प्रयास करना होगा, ईमानदारी से प्रयास करना होगा। तो उसमें क्या है, राशन दुकान वालों की भी समस्या है कि उनका कमीशन कम है, उनका हिसाब नहीं खा रहा है। तो मैंने सुना है कुछ राशन की दुकान वाले कहते हैं इसके बदले आप हमको मंथली पेमेंट बेसिस पे रख लें। ये सब जो इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हैं, और हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है। नियति, जो नियत कहते हैं, उसमें डेफिनेटली कमी है। और बहुत अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी
एक तरफ इतने अच्छे लोगों की ब्यूरोक्रेसी है, बट उसी ब्यूरोक्रेसी में कहीं लापरवाह, इर्रिस्पॉन्सिबल, और कहीं कहीं मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि अपने न काम के प्रति ईमानदारी और न आर्थिक ईमानदारी, ऐसे चंद लोगों के आ जाने से भी सिस्टम खराब होता है। और वो डिस्ट्रीब्यूशन में खराब है। अच्छे अफसर हैं, बहुत सारे हैं, तभी चल रहा है, इतने बड़े देश में चल रहा है, लेकिन वो अच्छों की अच्छाई दब जाती है। जैसे कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गड़बड़ कर देती है, तो सब अच्छे हैं, कुछ गड़बड़ हैं, तो वो जरा दिक्कत रहती है। बहरहाल, अब जो मैंने आपसे कहा कि हर जगह वो सामान डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहुंच रहा है, उसमें क्वालिटी में कंप्रोमाइज भी हो जाता है। कुछ ऐसा भी है कि बहुत से लोगों को वो जो राशन मिला, वो मान लीजिए 2 रुपए किलो मिला और उन्होंने वहीं 6 रुपए किलो बेच दिया। इस किस्म की भी लोकलाइज समस्याएं हैं और इनसे निपटने के लिए मैकेनिज्म रोज बेहतर बनाने की बात हो रही है और उनको और बेहतर करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अभी बहुत इश्यूज हैं। तो खाद्यान्न की उपलब्धता है, लेकिन जो लोगों तक पहुंचना है, प्रयास है और काफी बेहतर हो रहा है, लेकिन अभी उसमें कमी काफी बाकी है और कहीं ना कहीं उसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सोचने की जरूरत है। अब हम आते हैं कोरोना पीरियड पर। जो लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के समय में सरकार ने पहले ये सब बंद हो गया, लोगों के पास उपलब्धता नहीं है, तो सरकार ने एक तरफ, स्वयंसेवी संस्थाओं ने दूसरी तरफ, और कुछ राजनीतिक दलों में, जिसमें कांग्रेस ने भी बहुत बढ़ चढ़ के किया और कई पार्टियों ने किया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, इलाकाई, क्षेत्रीय, शहरी ने और सरकार के लोगों ने और कोरोना वॉरियर्स ने, इन सब ने क्या किया कि सबसे पहले खाने की पर्सनल लेवल पे व्यवस्था हुई। हम आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये जानते हैं कि पर्सनल लेवल पे कुछ लोगों ने खाना बनवा के दिया, कुछ लोगों ने राशन दिया है। फिर सरकार ने ऑर्गेनाइज रूप में जो शुरू किया, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्फेक्शन का डर था लॉकडाउन में, कोरोना का। माइग्रेंट लेबर जो जा रही थी, तो एक अफरा तफरी जो मची हुई थी वो तो थी, लेकिन इस अफरा तफरी के अलावा ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ा रहा था। लदाई कहां से होगी खाद्यान्न की, सप्लाई कैसे होगी। इस सब में क्या होता है कि धीमे धीमे उसको मैनेज हुआ, और उसमें मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि जो ये मैनेजमेंट हुआ उसमें कोरोना वॉरियर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और जो फूड सप्लाई चेन से जुड़े हुए लोग थे और छोटे रिटेलर्स, बड़े तो सब बंद हो गए थे, छोटे रिटेलर्स जो छोटे छोटे परचूनी के दुकानदार हैं, इन सब ने अच्छा रोल प्ले किया और लोकल रूप में ये लोगों का अनुभव है। अब उसमें क्या हुआ है कि शुरू में खाना दिया गया, उसके बाद खाद्यान्न दिया गया। अब यहां फिर एक दूसरा गड़बड़ का मसला आता है कि महीने में 2 बार है, एक बार तो राशन कार्ड पे बेस्ड होगा, फिर सरकार ने वेवर दिया कि लेखपाल जो है वो तय करेंगे और जो बाहर से माइग्रेंट लोग भी आए हैं इन सबका भी देखभाल के और उनको राशन दिया जाएगा। कई लोगों को इसका प्रचार प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंचा या पहुंचाना नहीं था, जो भी था, लेकिन ऐसा बहुत सुनने में आया कि जो 2 बार लोगों को मिलना था वो कई बार 2 बार नहीं मिला है महीने में, और कई बार जो है वो पूरा नहीं मिला। और इसमें करप्शन के भी इश्यूज आए, और वो ऐसे भी इश्यूज आए कि लोगों ने कोरोना टाइम में चीजों के दाम बढ़ा दिए। ये हमारे देश में कोई बहुत प्रशंसनीय बात नहीं है। और देखिए, जब हम प्रशंसा की बात करेंगे तो हमें आत्मावलोकन भी करना होगा। सिर्फ प्रशंसा और सिर्फ जो है अच्छी बातें करने से अगर आप अपनी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, ऐसे देशों में भी सुनने में आया और हमारे देश में भी ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर किया कि भाई विपत्ति और आपत्ति का काल है। तो ऐसा भी सुनने में आया कि लोगों ने रातों रात चीजों के दाम बढ़ा दिए और मुनाफाखोरी की, और ये जो मुनाफाखोरी हो रही थी
ये जो मुनाफाखोरी हो रही थी उस समय सरकार कहां क्या देख रही थी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कहीं की कोई सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको यह देखना चाहिए था कि जब लॉकडाउन है, कोई निकल नहीं सकता है, कैसी कैसी मजबूरियां हैं, इस पर पिछले कई शुक्रवारों के लाइव में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। ऐसे में मुनाफाखोरी और हो रही है। लेकिन ऐसा हुआ, और ये जो हुआ ये हमारे अच्छी चीजों में एक बुरी चीज थी। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा अब मैं असली मुद्दे पे आता हूं, इसको जोड़ते हुए गुणवत्ता के मुद्दे पे, जिस पे एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा था आज की। हिंदुस्तान में 130 करोड़ प्लस जो लोग हैं, अलग किस्म के घरों में रह सकते हैं, कुछ पे घर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हवा, पानी, रोटी, ये सब कुछ चाहिए। तो इससे तो अब हम विषय पे हैं एक, और वो है हमारे खाद्य सामग्री की उपलब्धता और गुणवत्ता। मैं पहले आपका ध्यान आपकी आकर्षित करना चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप खुद इस बात पे सोचिए कि हिंदुस्तान में जिस समय लॉकडाउन था, अवधेश पांडे जी नमस्कार। हिंदुस्तान में जिस समय लॉकडाउन था तो रेस्टोरेंट बंद थे, होटल बंद थे, शादी विवाह, कोई सोशल फंक्शन नहीं, बड़ी हलवाइयों की दुकानें बंद थीं, सारी चीजें गड़बड़ थी। ये बताइए कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हिंदुस्तान में जिस समय सब चीज चल रही थी, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, बर्थडे पार्टी, ऐसी हलवाइयों की और रेस्टोरेंट की दुकानें खुली हैं, मिठाई बन रही है, तो कितनी होगी। अब हो गया सब बंद। करीब करीब अगर आप एवरेज लगाइए तो 50% से ज्यादा खपत कम हुई। किसी ने अखबार में या टीवी में एक आध खबरों को छोड़ के ये पढ़ा कि ये जो 50% दूध था ये कहां चला गया। आप सोचिए, ये तो जाने कितने मिलियन और कितने टन होगा ये दूध या लीटर। तो जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें ये दूध कहां चला गया। मैं बताता हूं आपको, जो खोआ बन रहा था, जिससे गुलाब जामुन और बर्फी बनती है, कहां चला गया। जो होटल रेस्टोरेंट्स में मटर पनीर की सब्जी बन रही है और तरह तरह की बन रही हैं, वो सब कहां चला गया। क्यों? क्योंकि जब फुल उस पर जब उत्पादन हो रहा था कैपेसिटी पर। कमलेश जैन जी नमस्कार, स्वागत है। कैसे कमलेश जैन छम्मू जी, अब नाम सही है। जब फुल कैपेसिटी पे उत्पादन हो रहा था और अचानक एक रात ऐसी आई कि अगले दिन से लॉकडाउन हो गया। जी चौबे सर, इंटरनेट प्रॉब्लम है, लेकिन इसका तो अपने पास कोई उपाय नहीं है, तो मैं इसीलिए बोलता जा रहा हूं कि ये इंटरनेट प्रॉब्लम है, बाद में कुछ लोग बाद में देख लेंगे। ये इंटरनेट प्रॉब्लम तो सदैव यहां पर रहती है। तो क्या था कि ये जो उत्पादन दूध का, पनीर का, खोए का मिलियन टन या मिलियन लीटर है, और अचानक इसका खपत खत्म हो गई, तो हमें खबर तो मिलनी चाहिए कि वहां दूध की नदियां बहने लगी, वहां बंटने लगा खोआ, वहां पनीर जो है वो गरीबों में बंटने लगी। कुछ नहीं हुआ ऐसा। और यही जो है वो सबसे बड़े प्रश्नों में है कि हिंदुस्तान में मिलावटखोरी जो इतनी ज्यादा है, जो फूड सेफ्टी वाला इंडेक्स है उसमें हम 72 नंबर के आसपास आते हैं ऊपर से देखें तो। हमारे यहां आप समझिए कि अब मैं इस बात पर आता हूं
जिस मुख्य मुद्दे सरजू अरोड़ा जी नमस्कार, वो क्या है कि देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एडवाइजरी हिंदुस्तान के लिए जारी की कि अगर दूध और दूध से बने उत्पाद में होने वाली मिलावट पर लगाम नहीं लगाई गई तो हिंदुस्तान की आबादी का 87%, 87% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल सफर किससे? 2025 तक कैंसर से। ये जो दूध की मिलावट है, भयावहता का अंदाज करिए। सऊद अंसारी जी नमस्कार, शुक्रिया। आप भयावहता का अंदाज करिए कि अगर ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि 87% आबादी को कैंसर, आज 2020 में हम आप बैठे हैं, वो 2025 के लिए चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग कई बार सुनते हैं कि साहब वो तो ना कोई नशा करते थे ना कुछ था, उनका कैंसर। किसी को कोई बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, कई अनेक किस्म की बीमारियां हो गई। क्यों हो गई? वो तो कुछ नहीं कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक बहुत बड़ा कारण क्या है। देखिए, एक तो बहुत बड़ा कारण है मिलावट। वो अजय दुबे जी नमस्कार। ये जो मिलावट है, इस मिलावट का भी थोड़ा आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो हिंदुस्तान की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है, FSSAI, इनकी 2014-15 की रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने एक सैंपलिंग की, 49,290 सैंपल टेस्ट किए, उसमें 8,469, ऑलमोस्ट 20% जो हैं वर फाउंड एडल्ट्रेटेड, या उसका ब्रांड गड़बड़ था। दूध में क्या मिल रहा है? यूरिया। पानी तो अब कोई बात ही नहीं है, पानी में दिक्कत तब है जब वो नाले वगैरह का मिले। यूरिया, चॉक, कास्टिक सोडा, स्किम्ड मिल्क, डिटर्जेंट। खोए में पेपर, रिफाइंड ऑयल, स्किम्ड मिल्क। चाय में रंग देने के लिए बहुत ही कोई बीमारी जिससे हो जाए, चमड़े के टुकड़े भी पड़ते हैं और अन्य किस्म की चीजें हैं। गेहूं में मिलावट, सब्जियों में रंग किया जाता है कि वो ताजी लगे, और वो रंग जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत भयंकर तरीके से हानिकारक होता है। फलों में ये है। गर्मियों में हम लोग जो तरबूज खाते हैं, कभी कभी बहुत मीठा लगता है, तो जानकारी करिए तो कई बार उसमें रंग का, अंदर लाल रंग और सैक्रीन का इंजेक्शन लगा हुआ होता है। कैल्शियम कार्बाइड से और जाने किस किस से आम पकाए जाते हैं। ये हमारे आपके रोज का जीवन है। जो मिठाई है उस पे जो चांदी का बरक लगता है वो अक्सर एल्युमिनियम का है, जरा सा यूज हुआ और लिवर या किडनी पे असर हुआ। ऐसा बताऊं, मैं अपने किसी मिलने वाले के साथ गर्मियों में एक शादी में गया, तो खाना खाते में मैंने गुलाब जामुन उठाया, तो उन्होंने, जो मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरा हाथ रोक दिया। उन्होंने कहा, भाई साहब, हमारे इलाके में, ललित शर्मा जी नमस्कार, प्रमोद पांडे सर वेलकम, उन्होंने कहा हमारे इलाके में खोए का बहुत काम होता है, हमको मालूम है कि गर्मी दूध का और खोए का ये खाएंगे और बीमारी को बुलाएंगे, गर्मी में गुलाब जामुन मत खाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो उन्होंने कहा वो आपको बता रहा हूं। दाल में मिलावट है, इसीलिए अनजानी और अनचाही बीमारियां होती हैं। दवाइयों में मिलावट है, काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट है, आटे में खड़िया के पाउडर की मिलावट है, और वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा मतलब, ये जो मिलावट वाला इशू है, ये बहुत चिंता का इशू इसलिए है कि ठीक है, इकोनॉमी भी जरूरी है, फॉरेन रिलेशन भी जरूरी है, लेकिन अगर रोज जो आदमी खाना खा रहा है, वो चाहे अमीर है, चाहे संपन्न है, और चाहे विपन्न है,
लेकिन अगर वो है और वो तो अगर विपन्न है तो इलाज भी नहीं करा पाएगा, दवाई में भी मिलावट मिलेगी। ये बड़ा एक गंभीर मसला है। विदेश तो एक दो बार मैंने ऐसा पूछा कि कोई दूध वगैरह लिया तो मैंने कहा भाई ये शुद्ध है। ये एक इटली का वेनिस की एक दुकान का किस्सा है। तो उस दुकानदार ने मुझे बड़े अजीबोगरीब निगाह से देखा और दोबारा ये किस्सा मेरे साथ यूरोप में एक दो जगह और हुआ, अमेरिका में हुआ। उन्होंने कहा साहब यहां पर जो लिखा है वही है। फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी के कानून हैं तो हमारे यहां भी, लेकिन उनके यहां बड़ा कड़े कानून लागू हैं। अब इसका मैं एक दूसरे एंगल पे आपके साथ और आ रहा हूं। वो क्या है कि देखिए, जो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा है, उसमें आदिवासियों लोगों तक और सब तक बड़ा सफरिंग है, वहां नहीं पहुंचता। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इस सबके बाद उत्पादन बढ़ा, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल अ प्रॉब्लम। अब क्या है, देखिए कि जो हमारे पुराने कोरोना इम्यूनिटी से संबंधित बात पे मैं आ रहा हूं। जो हमारे पुराने खान पान थे उसमें जो मसाले थे, जैसे अब मान लीजिए पहले क्या था कि कोल्ड स्टोरेज का सिस्टम नहीं है, तो बहुत सी चीजें 12 महीने 24 घंटे उपलब्ध नहीं है। तो हमने कहा अचार डाल लिया। अचार में क्या है कि एक तो विभिन्न किस्म के मसाले हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं। दूसरे क्या है कि वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम हो गया। गर्मी में आपने आम का अचार डाला और आपको जाड़े में भी मिल रहा है। आपने नींबू का अचार डाला और विटामिन सी जो उस नींबू से आ रहा है वो 12 महीने आपको। अब क्या है कि अब आपको प्रोटीन चाहिए, अब आपको जो चीज चाहिए, मल्टीनेशनल्स हैं, इनको अपना सामान बेचना है। और ये जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि ये जो पुराने हमारे सिस्टम हैं, जो हम जिन पे सेल्फ रिलायंट थे, उनको ये बचाएं। तो आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन पाउडर ले लीजिए। अब नींबू का अचार खाने की जरूरत नहीं है, विटामिन सी की गोली ले लीजिए। आपको मालूम नहीं है कि उसमें क्या है, नींबू के अचार में तो मालूम है। दूसरे क्या हुआ कि तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, जिससे कोरोना में भी एक इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं लोगों की अधिसंख्य जनसंख्या की मदद कर रहा है, लेकिन ये एक चिंताजनक प्रश्न सिस्टम का उठ रहा है। कैसे कि जो मल्टीनेशनल्स हैं, जैसे मैं आपको फिरोजाबाद का बताऊं कि लाभ की दृष्टि से यहां आलू की खेती लोग बहुत करते हैं। दीपक मांगो जी, थैंक यू। लाभ की दृष्टि से यहां आलू की खेती बहुत होती है। अब अगर उसका व्यापारिक रूप देखें तो यह है कि उसका प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, तो आलू वालों को वो लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी है कि जो मल्टीनेशनल हैं, ये एडवर्टाइजमेंट से एक पूरा एक ऐसा माहौल बना देते, ये सारी की सारी जो जनरेशन है उसका खान पान स्लोली एंड ग्रेजुअली बदल रहा है। हमारे देश में जो मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि आप पिज्जा मत खाइए, मैं भी खाता हूं, आप सब खाइए, लेकिन जो हमारा मूल खान पान है वो हमारे शरीर की और हमारी जो यहां की हमारा जेनेटिक इवोल्यूशन है, जो इस सबके लिए आवश्यक था, उसको खत्म नहीं करना है। उसमें सारी चीजें मिक्स्ड रूप में इलाकाई खानों में, कि आप केरल में हैं, बंगाल में हैं तो चावल ज्यादा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, उसकी जरूरत है। आप अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैं तो दूध, दही, घी, इस चीज की बहुतायत है। हर किस्म के जैसी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनरल्स के, विटामिन के, वो हमारे खान पान से मिल रहे हैं। अब एडवर्टाइजमेंट हो रहा है अंकल चिप, सॉरी मैं ब्रांड से मेरा मतलब नहीं है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है चिप्स का, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है किसी और इस किस्म की चीज का। धीमे धीमे उस एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होकर, अन्य चीजों से प्रभावित होकर खान पान पर तो भी आप एक किस्म का साम्राज्यवाद समझिए। हमारी आदतों को बदलना, हमारे सारे बदलना। और इससे क्या है, इससे एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि जब
कोई आपके बॉडी का मैकेनिज्म धीमे धीमे बदलता जाएगा और एक ही किस्म की चीजों की बहुतायत होती जाएगी। फिर आपको जरूरत होगी कि अब भैया हम तो आलू का ही सामान खा रहे हैं, ज्यादा हुआ तो एक और चीज खा ली, तो अब हमारे शरीर में तो आजकल रोज सुनते हैं कि साहब विटामिन डी की कमी है। सोचिए तो कि क्यों है। रोज आप किसी डॉक्टर से पूछिए, वो कहते हैं विटामिन। ठीक है, साइंस है, वो बता रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर भी सोचने की जरूरत है कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि हमारे खान पान में सेंध लग रही है, और दूसरा पहलू जो बहुत भयावह पहलू यह है कि हम क्या खा रहे हैं वो हमको पता नहीं है। जो हम खा रहे हैं उसके विषय में हमको पता नहीं है, और अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो नेता होता है, जो राजनीतिज्ञ होता है, वो अगले चुनाव की सोचता है, और जो स्टेट्समैन होता है, वो जो स्टेट्समैन है वो अग्रेशन की सोचता है। थैंक यू राकेश चौबे सर, बिल्कुल यही अनुभव मेरा भी हुआ था। उमाकांत, तो क्या है कि के लिए एक होगी, हम लोग इस मामले में बहुत टॉलरेंट हैं मिलावट के मामले में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सुबह से शाम हवा और पानी के समेत हम लोग जो खाने की और पीने की चीजें यूज करते हैं, चाहे वो दूध है, चाहे मसाले हैं, चाहे आटा है, चाहे सब्जियां हैं, चाहे फल है, इन चीजों का जो प्रयोग करते हैं ये हम जहर खा रहे हैं। पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग है, कोई रेगुलेशन नहीं है, जो एक उसको मैं फैशन भी कह सकता हूं, और यह कह सकता हूं कि जो अधिक संपन्न में भी अति संपन्न लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और इस टाइप की चीजें खाते हैं। मालूम नहीं वो कितना भी सही है, लेकिन हम तो हिंदुस्तान की आम जनता की बात कर रहे हैं, जो हम और आप हैं। अगर हमारे खाने में शुद्धता नहीं है और बीमारी हो जाए और फिर दवाई में शुद्धता नहीं है, अस्पताल पहुंच जाएं तो इंश्योरेंस कंपनियों ने ऐसा किया हुआ है कि कोरोना में रोज 2-3 लोग मुझे बताते हैं कि उन्होंने कैशलेस इंश्योरेंस लिया था और अस्पताल में गए तो अस्पताल वालों ने कहा कि साहब कैशलेस तो इस कंपनी का अब हम कर नहीं पाएंगे। मालूम नहीं क्या हो रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या जनता को हो रही है। अब एक इसके बाद देखिए, घटतौली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो जो प्रोडक्टिविटी किसान की है वो मल्टीनेशनल से ब्लैकमेल होने वाली भी स्थिति हो चुकी है। एडवर्टाइजमेंट का मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन इस सबके बाद भी इस चीज में भी कोई शक नहीं है कि हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ है। जो भी हमारा खान पान है, तमाम कमियों के बावजूद वो निश्चित तौर पे ऐसा है जो इतने प्रदूषण और इतनी मिलावट के बाद भी हमारी जो जेनेटिक एक सिस्टम है वो इनसे टक्कर अभी ले पा रहा है। नवनीत सारस्वत जी नमस्कार। लेकिन मैं अपने इस एपिसोड के माध्यम से, अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं सब लोगों को यह अनुरोध भी करना चाहता हूं, चेताना भी चाहता हूं कि अगली नस्लों की, अगली जनरेशन्स की सोचिए। मिलावट की चीजों पे आवाज उठाना शुरू करिए। अगर इस पे नहीं किया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक चेतावनी तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मालूम नहीं और कौन कौन से भयानक बातें छिपी हुई हों इसमें। इनके लिए सचेत होना पड़ेगा। इस चर्चा को
मैं कॉन्क्लूड करने के पहले एक बार रैप अप करना चाहूँगा कि देखिए 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत गड़बड़ था, कुछ नहीं था, क्योंकि लूट के ले गए थे। दूरदर्शी दूरदृष्टि वाले नेताओं ने, जैसे होता नहीं है कि किसी पार्टी बनाई, पैसा इकट्ठा किया, किसी जनरेशन पे विपत्ति आई तो वो जो बुजुर्गों के आशीर्वाद थे वो उससे उसका वो समय कट गया। ऐसे ही जो कई दशकों से हिंदुस्तान में नीतियां ऐसी थीं कि खाद्य में आत्मनिर्भरता होती है हरित क्रांति से, दूध में होती है श्वेत क्रांति से, धीमे धीमे तो आज हम लोग इस हाल में थे। नहीं तो 1960 के दशक शास्त्री जी को यह कहना पड़ा था जब खाद्य का अकाल की समस्या आई थी कि लोग एक समय का भोजन का त्याग करें जिससे सबको भोजन मिल सके। लेकिन भला हो वैज्ञानिकों का, और सलाम है बार बार उन किसानों को, सादर नमन है जिन्होंने, हमारे देश के अन्नदाताओं ने, किसानों ने इतना उत्पादन किया है। उन वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक दी है कि इस कोरोना के लॉकडाउन में भी खाद्यान्न के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या हुई है, वो तो गवर्नेंस की समस्या है, लेकिन खाद्यान्न की उपलब्धता में कहीं कमी नहीं थी। गवर्नेंस बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब वो तो जो पावर है उनको देखना है। एक आखिर में मैं आपसे ये बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ये तो बहुत लंबा हो सकता है। कुमदेन कलाकर जी धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो कोरोना का समय था, इस कोरोना के समय में जो कह लीजिए, छोटे रिटेलर्स कह लीजिए, और जो सब्जी वगैरह के उत्पादक थे, ये जो सब्जी वगैरह के उत्पादक थे, इन्होंने इस किस्म से पूरी सोसाइटी की मदद की कि आप समझिए कि मान लीजिए अन्न की तो हो सकती थी, लेकिन सब्जी वगैरह भी घरों तक पहुंची, लोगों को मिली, कम मिली, दिक्कत हुई, लेकिन बिल्कुल जिसको कहिए अप्राप्य हो गई ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए उत्पादकों को सलाम है, किसानों को सलाम है, लेकिन हमको चेतने की जरूरत है, सरकार को चेतने की जरूरत है। और वो इसलिए जरूरत है कि खाली बात, हमारे पास अन्न है लेकिन हमारे यहां मिलावट है, इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। उस मिलावट के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अभी बहुत लूप होल्स हैं, उसकी वजह से आज भी बहुत से आदिवासियों पर बहुत जो उनके लिए भेजा जाता है खाने का अन्न या जो भी चीजें, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हमारे लोगों की, देखिए गांधी जी ने भी कहा था, जो उनकी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप थी, उस पर मैं कहूंगा कॉन्क्लूड करते हुए कि जो सामर्थ्यवान है, जिस पे दूसरे से कुछ ज्यादा है, तो अपने से कम वाले की तरफ उसको देखना पड़ेगा। सरकार का काम अलग है, हमारा आपका काम अलग है, और हम आप जो सामान्य जनता के लोग हैं, हमारे आपके लिए भी सोचना और कुछ करना जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग भी अगर इस मिलावटखोरी के खिलाफ और इस किस्म के पिल्फरेजेस के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो ये अभियान जो है वो हमारे देश के हित में होगा। आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अगले हफ्ते आप लोग ही कोई और बात सुझाएंगे, कोई और टॉपिक बताएंगे, तो आप लोग मेरा ऐसा उत्साहवर्धन जो बात करके करते हैं और टॉपिक सुझाते हैं, तो मैं अगले सप्ताह फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।